गुड इवनिंग टू यू ऑल। देखें, आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। दोनों बच्चे हैं। चूँकि अभी हिस्ट्री सेक्शन लगभग रेगुलर क्लास में समाप्त तो हो चुका था, तो मुझे ये उचित लगा कि जो रेगुलर क्लास के बच्चे भी हैं एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मोड में चीज़ों को देखें। इनसे रिवीजन का भी काम होगा और चीज़ों को कंसोलिडेट करने का भी मौका मिलेगा। सेंटर में हमारा अप्रोच वही रहेगा जिस अप्रोच को लेकर के मैराथन क्लास में हम चलते रहे हैं। टॉपिक आपको पहले से पता होगा, उस टॉपिक पर आप अपने आप को तैयार करके आएँ, उस पर पढ़ करके आवे। रेगुलर क्लास के भी जो बच्चे हैं वो क्लास नोट्स पढ़ करके आवे, बुक से पढ़ करके आवे। ऑन द स्पॉट जो है इसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज करता हूँ। एक शॉर्ट नोट्स अनिवार्यतः देता हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स की बड़ी बुरी स्थिति रही है। हिस्ट्री सेक्शन में जितनी कॉपियाँ इस बार मैंने देखी हैं, चाहे वो 68वीं बीपीएससी की कॉपी हो या वो 69वीं बीपीएससी की कॉपी हो, हिस्ट्री सेक्शन में जो शॉर्ट नोट्स में मार्किंग रही है वो पैथेटिक रही है। मतलब उसके बारे में मैं खुद देख करके दंग रह गया। तो एक शॉर्ट नोट्स अनिवार्यतः पर डे मैं डालूंगा वहाँ से, और एक फुल क्वेश्चन जैसे मैं देता रहा हूँ देता रहूँगा। एक इनपुट मुझे आपसे चाहिए। जो लोग भी अभी मेंस दे रहे हैं उनसे इनपुट चाहिए। हिस्ट्री के क्लास के लिए आपके पास कोई सजेशन है? आपकी जो नीड और रिक्वायरमेंट है, उस नीड और रिक्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में, ताकि उस चीज को हम स्पेस दे सके। प्रश्न मेरा समझ में आया या नहीं? हिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन बैंक लगातार आप देख रहे हैं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रश्नों के ट्रेंड लगातार बदल रहे हैं, प्रश्न बदल रहे हैं, ये भी देख रहे होंगे। नंबर 3, प्रश्नों के कंटेक्स्ट में देखें तो सिलेबस लगातार रीडिफाइंड हो रहा है। हिस्ट्री का सिलेबस लगातार रीडिफाइंड हो रहा है, नहीं? तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हिस्ट्री के क्लास में? मुझे क्या देना है ये मुझे पता है। आपको क्या चाहिए? क्या आप में से कोई सजेस्ट करेंगे? ऑनलाइन वाले के लिए भी ये चीज है, बतलाइए। या बस कॉपी हिलाते आप आ गए? लगता है अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आई। मेरी बात समझ में आई विपुल जी? बात मेरी समझ में आई पक्का? तो बतलाइए कि कोई दिक्कत नहीं है। सर दिक्कत है लेकिन समझ नहीं, जैसे क्लास समाप्त होता है उस समय तक समाप्त कर ही देते। नहीं तो अब थोड़ा सा स्पीड रहेगा ना। मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि इंडियन पॉलिटी सेक्शन कंप्रीहेंसिवली कवर्ड हुआ है, कुछ चीज़ें मिस रही हैं तो वो तो आपको करना होगा, समझे? या टेस्ट के क्वेश्चन के जरिए वो चीज़ें आपके सामने रख दी जाएंगी। हिस्ट्री पर कितना क्लास देना चाहिए मुझे, आप बतला दें। क्या? 10 दिन। अच्छा, 15 हिस्ट्री पर देंगे तो आगे इकोनॉमी पर कितना देना चाहिए? हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैंने जो शेड्यूल निर्धारित किया है
8 to 10 days। 8 से 10 दिन हिस्ट्री पर दूंगा। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में सर क्या होता है ना कि हम हाँ। लोग पर्सनली मेरा सर कि जो पूछ रहा है वो उधर समझते हुए भी उधर दूसरे सेक्शन में ज़्यादा चला जाता है, और चूँकि हिस्ट्री आता रहता है, बहुत सारा चीज़ याद आता रहता है, तो ये नहीं कहिए कि आता रहता है, आते रहने का भ्रम होता है। आना और आने के भ्रम का होना दोनों में अंतर है। आना और आने के भ्रम के होने में अंतर है, ये बात जरूर मैं कहूंगा। एग्जैक्ट एक्यूरेट सटीक सर नहीं लिख पाते हैं सर, इसमें ये दिक्कत है। ओके, एक पहलू तो वो चीजें तो आ जाएंगी क्वेश्चन के थ्रू, उसमें दिक्कत नहीं होगी। और कोई शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे लॉन्ग क्वेश्चन इधर आ जाएगा, उसको शॉर्ट नहीं, ये हिस्ट्री में नहीं है। दिया है, जैसे सीधा सीधा संथाल जैसे संथाल पे या मौर्य आर्ट पे पूरा ओहो हो, फिर तब आपने मेरी बात नहीं समझी। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो शॉर्ट नोट्स जो 68वीं और 69वीं में पूछे गए, शॉर्ट आंसर 7-8 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो हिस्ट्री सेक्शन में वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है। थोड़ा सा मैं आपके सामने उन चीज़ों को अभी डिस्कस कर दूंगा। हिस्ट्री सेक्शन में वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है, रेस सेक्शन में वो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में है। इस अंतर को समझें। सर ऐसे शॉर्ट नोट जैसे पटना का नाम आया था 68 में सर, हाँ। सर हमने पूरा लिखा, उसमें 2 ही नंबर दिए। अब पूरा आपने क्या लिखा, आप अब ये देखिए, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे मोटा मोटी। ये हाँ। चीज़ कर सकते हैं ना, जो ट्रेडिशनल नेचर के क्वेश्चन मैराथन में नहीं डिस्कस हो पाते, उसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर किया जाए। ट्रेडिशनल नेचर के क्वेश्चन को सॉल्व, लगातार जो रिपीट हो रहे हैं सर, उसमें मार्क्स जैसे कुछ बात, संथाल वगैरह ये आप एक काम कीजिए ना, एक लिस्ट ग्रुप में डाल दीजिए मैराथन वाले बैच में, मैं कवर करवा दूंगा। जो भी आपको लगता है कि इसको कवर करवा देना है, आप एक लिस्ट ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, पूरी तरह से आप पर छोड़ दे रहा हूं, आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं करवा दूंगा। क्लियर? बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूं, चेंजिंग ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए, उनमें हिस्ट्री सेक्शन की बात करूं तो मेरा अपना जो डिवीज़न का पैटर्न होता, तब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पिक करता हूं हिस्ट्री सेक्शन को, तो उसमें मैं उठाता हूं ब्रिटिश भारत, (1747) से, हाँ 1707 से 1857 तक। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं जो उठाने जा रहा आपके साथ वह है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। ठीक है, और इस टॉपिक को जब डिस्कस करूंगा तो इसमें 3 चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। एक भारत का संदर्भ, दूसरा बिहार स्पेसिफिक, बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, और तीसरा डायमेंशन जो है
जो यहां से मैं पिक करने जा रहा हूं वह है 3 स्टेजेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद के 3 चरण। और इसके लिए जो एसेंशियल रीडिंग है, इसके लिए जो एसेंशियल रीडिंग मैं बतलाना चाहूंगा वो है एनबीटी की जो बुक है बिपिन चंद्रा की, फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदी में स्वतंत्रता संग्राम। उस बुक का पहला चैप्टर जो है वो एसेंशियल रीडिंग है। पहला और दूसरा चैप्टर एसेंशियल रीडिंग है, हर किसी को पढ़ना है। ठीक है। और विशेष रूप से ये सजेशन अभी विशेष रूप से मैं कहूंगा कि जो इस बार मेंस दे रहे हैं वो अनिवार्यतः पढ़ें, क्योंकि ये सेक्शन शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ध्यान रखेंगे एनबीटी की बुक है, नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है, बिपिन चंद्रा की बुक है, 3 ऑथर्स, वो 5 ऑथर्स नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली नहीं है। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल अंग्रेजी में टाइटल है, हिंदी में स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजों को मैं इंडिकेट कर दे रहा जो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिनके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। नंबर 1, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त। दूसरा, हो सकता है अस्थायी बंदोबस्त पर नहीं पूछ करके ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था पर प्रश्न पूछ दिया जाए, जिनमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, बहालवारी सेटलमेंट तीनों आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। थर्ड मूव करेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए, तो आप पिक कर लें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लें या पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का पतन। ओके। नेक्स्ट आप देखें रोल ऑफ रेलवे, रेल का विकास। या रेलवे की भूमिका। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ modern industry in British India. Next, drain of wealth, धन का बहिर्गमन। नहीं, और ओवरऑल अगर आप जाकर के देखें जितने बिंदुओं की चर्चा मैंने की, बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो उनका संबंध है जाकर के जुड़ता है कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था के उपनिवेशीकरण से। ठीक है। अब अगर मूव करें, बढ़ूं यहां से आगे, मेरे ख्याल से इसके बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए। जिस भी रूप में रहेगा इन्हीं के भीतर से चीजें रहेंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा।
बस उस ग्रे जोन को पकड़ना है जहां पर आप फंस सकते हैं लेकिन फंसना नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आप क्या करते, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको आप ओवरलुक करते हो, और इसको ओवरलुक करने का परिणाम यह होता कि उसकी कीमत पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में चुकानी होती है। क्योंकि जब तक आप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर एंड चेंजिंग कॉलोनियल पॉलिसी, जब तक आप इससे परिचित नहीं हैं, तब तक नेशनल मूवमेंट की कभी समझ विकसित नहीं हो सकती। नेवर, मैं नेवर की बात कर रहा हूं। तो इसलिए यह टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैंने कहा कि वो दोनों चैप्टर जो है अनिवार्यतः आप पढ़ें, सारा काम छोड़ के समय निकाल करके पढ़ें। कितना फायदा होगा ये बाद में महसूस होगा जब एग्जामिनेशन हॉल से आप निकलेंगे। सेकेंड वन हम मूव करें, तो दूसरा हमारा टॉपिक है, एक और चीज यहां पर मैं एड ऑन कर दे रहा, ठीक है, या उसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में ही ऐड करूंगा। दूसरा मैं लिखता हूं औपनिवेशिक शासन का भारतीय प्रतिरोध, इंडियन रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रीजन। ठीक है, और इस रेसिस्टेंस को दो पार्ट में हम देखेंगे। एक मिड 19th सेंचुरी तक, और दूसरा मिड 19th सेंचुरी (1947) तक। ये दूसरा डायमेंशन है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो यहां से मिड 19th सेंचुरी तक के टॉपिक को जो जाते हैं, इसलिए कहा है नहीं, सतसैया के दोहरे अरु नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। समझे? तो मिड 19th सेंचुरी तक में यहां पर जिस चीज को हमें फोकस करना है वो है रिवेलियन एंड रिवोल्ट। ठीक है, रिवेलियन और रिवोल्ट में जाएंगे तो तीन मेंशन्ड हैं। ठीक है, संथाल, मुंडा 1857। ठीक है, लेकिन केवल इन्हीं तीनों को करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो प्रश्नों की प्रकृति लगातार बदल रही है, लगातार प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। तो वैसी स्थिति में अगर हम जाकर के देखेंगे तो रिवेलियन एंड रिवोल्ट टॉपिक को हम विस्तार देंगे। ठीक है, और इसमें संथाल और मुंडा विद्रोह जो है ट्राइबल रिवोल्ट की कैटेगरी में आता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ट्राइबल रिवोल्ट को दो कंटेक्स्ट में हम जरूर देखें। ठीक है, एक तो आप देखें मुंडा, संथाल और मुंडा को सेंटर में रखते हुए बिहार में जो ट्राइबल रिवोल्ट की परंपरा रही पूरे कॉलोनियल पीरियड के दौरान,
कम से कम शॉर्ट नोट्स के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं उसके लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। और दूसरा काम करना है कि संथाल और मुंडा को केवल संथाल और मुंडा के कंटेक्स्ट में नहीं देखें, बल्कि कॉलोनियल पावर का जो इंडियन रेसिस्टेंस है, मैं ऐसे प्रश्नों को पिक करूंगा कि नेचर ऑफ इंडियन रेसिस्टेंस के कंटेक्स्ट में चीजों को उठाया जाए, ताकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में रख करके चीजों को आप देख सके, चीजों को आप समझ सके। तो ट्राइबल रिवोल्ट का जो ट्रेडिशन रहा है, उस ट्रेडिशन में संथाल और मुंडा विद्रोह दोनों के कंटेक्स्ट में क्या कंटिन्यूटी है, क्या चेंजेज हैं, जब इस लार्जर पर्सपेक्टिव में जाकर के देखेंगे तब वहां से कवर होंगी चीजें। और अगर आप जाकर के देखें तो प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हैं, संथाल मुंडा सेंट्रिक होकर के एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो ट्राइबल रिवोल्ट का है, वहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों में एक कॉमन प्रॉब्लम मैं देखता हूं। इन तीनों आंसर की जो राइटिंग होती है, बच्चों की राइटिंग है, चाहे बीपीएससी में लिखे हुए आंसर को मैं देखूं या कई बार यहां पर टेस्ट में आंसर्स को मैं देखता हूं, तो लगातार मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे मार्केट में जो मटेरियल उपलब्ध है वो स्टोरी फॉर्म में मटेरियल मौजूद है, उस स्टोरी फॉर्म में मटेरियल मौजूद है, बच्चे उसी कहानी को लिख करके आ जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस कहानी की वहां पर जरूरत है, उस कहानी की जरूरत नहीं है। जो जानते हैं छाप करके आ जाते हैं और नंबर नहीं आता, ठीक है। और दो बीमारी अभी जो है, संक्रामक बीमारी बहुत तेजी से फैली है, यह चीज भी मैं कहना चाहूंगा। एक बीमारी जो फैली है, आंसर राइटिंग का गजब भूत सवार हुआ है बच्चों पर, गजब, समझे। मतलब कई बार तो मैं चौंक जाता हूं जब बच्चे पूछते कि सर सप्ताह में एक ही टेस्ट के लिए टाइम, वहां एक ही टेस्ट की व्यवस्था है, रेगुलर 30 दिन टेस्ट हो जाए ना, कुछ ऐसा प्रोग्राम है क्या? नहीं। तो मेरे जैसा आदमी कहता है कि एक काम करो, तुम सप्ताह में मेरा टेस्ट मैनेज कर लो, अगर दम नहीं निकल गया, ठीक है। तो मतलब ये जो दिमाग में बात बैठी हुई है ना, जितना लिखेंगे राइटिंग स्किल उतना डेवलप करेगा। ये गंभीर बीमारी है और इसकी कीमत चुकानी होगी। और दूसरी समस्या जो आजकल है, समझे, अभी भी वही चर्चा हो रही थी अखिलेश सर से, समझे। वो कह रहे थे एक बच्चा ने उनके इस पर टिप्पणी की, सार्थक बहुत महंगा है, समझे। तो उन्होंने बोला कि मैंने रिप्लाई किया, बोले सर कुछ नहीं किया जा सकता, 9th 10th के यहाँ के किसी नॉर्मल कोचिंग की फी पता करें, 9th 10th के क्लासेज की फी पता करें, उसकी फी आपको बीपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों की कोचिंग संस्थानों की फी से ज्यादा है कि बात कर रहा हूं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि पहली तो मेरी समस्या हो कि अगर मैं 20 टेस्ट अरेंज कर दूं तो 20 टेस्ट में प्रश्न क्या डालूंगा, यह मेरी समस्या होगी, फ्रेंकली मैं कह रहा। क्योंकि 6 टेस्ट का प्रश्न अगर मैं सेट कर दूं तो उसके बाद जो 4 फुल टेस्ट होते हैं उसमें उनके लिए प्रश्नों को तलाशना मेरे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि 6 टेस्ट के प्रश्नों के जरिए लगभग मैं सिलेबस को कवर कर देता हूं। और अगर उसको डिस्कस कर देता हूं तो उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा नया डिस्कस करने के लिए। तो प्रश्नों की क्वालिटी को मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। हाँ, अब कारण परिणाम देना है तो कुछ भी दिया जा सकता है, कारण परिणाम पढ़ के जाते रहिए, बीपीएससी प्रश्न पूछते रहेगी, पलट करके प्रश्नों को पलट ले। दूसरी चीज जो है
दूसरी चीज जो है, आपको क्या लगता है क्वेश्चन का इवैल्यूएशन आसान है क्या? दिमाग का दही बन जाता है। और अगर अच्छे बच्चे की कॉपी है तो उसको इवैल्यूएट करना आसान है, यह बात मेरी ध्यान रखिएगा। अच्छे बच्चे की कॉपी अगर है तो उसको इवैल्यूएट करना आसान है, समझे? और अगर कॉपी ऐसे बच्चे की है जिसको खुद नहीं पता है कि क्या लिख रहा है, तो उस कॉपी को इवैल्यूएट करने के लिए हमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसलिए मैंने खुल करके कहा, मतलब ये बच्चों ने ज्वाइन तो कर लिया सस्ते प्रोग्राम को, और कई बार टहलते हुए बच्चे आते हैं, तो कई बार बच्चे टहलते हुए आते हैं तो वो कहते हैं, हमने कहा कि भाई अगर एक टेस्ट में कोई आदमी 125 रुपये में तुमको कॉपी और क्वेश्चन उपलब्ध करवा दे रहा है तो ये उपलब्धि है, इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। और उसमें लाल का निशान लगा हुआ है तो समझ जाओ उसने बोनस दे दिया तुम्हें। फीडबैक की उम्मीद मत करो, क्योंकि एक कॉपी को प्रॉपरली अगर कोई इवैल्यूएट करेगा ना, एक कॉपी को प्रॉपरली अगर इवैल्यूएट करेगा तो प्रॉपर इवैल्यूएशन में कम से कम 45 मिनट टू 1 आवर का समय लगेगा, अगर वो जस्टिस करेगा एक कॉपी में। और स्किल्ड लेबर की दिहाड़ी मजदूरी पता कर लो मार्केट में जाकर के, कि स्किल्ड लेबर को आप लाते हैं 1 घंटे के लिए तो कितनी मजदूरी दीजिएगा, तो तुम तो उम्मीद देने के लिए तैयार नहीं हो, नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सोचने के तरीके को बदलें। सप्ताह में 5 ही क्वेश्चन लिखें, लेकिन प्रॉपर वर्क के साथ लिखें। यह मेरा सजेशन है, यह मेरा रिक्वेस्ट है। और अभी तक के जो मेरे मैराथन के भी अनुभव रहे हैं, मैं आपको कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर, कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अप्रोच यही है कि कुछ लिख देना है। अब 5 से 7 मिनट का समय दिए हैं और मैं टहलता रहता हूं, तो मोस्ट ऑफ द केस में यही अप्रोच होता है, कुछ लिख करके दे देते हैं, अपना चुन लेंगे। और विपुल जैसा है तो बेचारा मेरा ख्याल करता है, वो उतना ही लिखता है जितने काम की चीज है, 2 लाइन में। रेस सोचता है सर तो समझ ही जाएंगे, इतना जानते हैं तब, समझे? तो ये इस चीज को समझिए। तो इस लार्जर पर्सपेक्टिव में रख करके इस टॉपिक को देखना है, यहां पर काम की जरूरत है, और यहां पर आपको अपने अप्रोचेस को भी बदलने की जरूरत है। क्वेश्चन मैं उसी हिसाब से पिक करूंगा। अगर आप जाकर के देखें, इंडिगो रिवोल्ट पर प्रश्न पूछे गए ना, इसके पहले तो कभी नहीं पूछे गए, नहीं? और इंडिगो रिवोल्ट पर अगर प्रश्न उठा करके पूछा गया है तो क्या वो कुछ इंडिकेट नहीं करता क्या? बतलाइए, कुछ चीजों को वो इंडिकेट करता है या नहीं? नहीं? आर्ट एंड कल्चर में देखें तो पाल कला, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम से चीजें कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, तो वो चीजें तो ट्रैवल रिवोल्ट में भी बढ़ सकती हैं। कल के डेट में बिहार स्पेसिफिक जो भी ट्राइबल रिवोल्ट है वो उठा करके शॉर्ट नोट्स में तो डाला जा सकता है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे का सहयोग ले। मैंने क्यों आप पर छोड़ दिया कि आप लिस्ट कर दें, मैं करवा दूंगा, मुझे जितनी भी परेशानियां होंगी। ये जो दूसरा पार्ट है, मिड 19th सेंचुरी से 1947 तक की बात करूं, तो इसके कंटेक्स्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैं लेकर के चलूंगा आईएनएम का जो फर्स्ट फेज है, जो सेकेंड फेज है और जो थर्ड फेज है।
आप अगर गौर कीजिए, पिछले 5 से 7 साल बीपीएससी मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को उपलब्ध करवाइए। सारे लोगों के पास ट्रेंड एनालिसिस यहां पर उपलब्ध होगा। ये वाला ट्रेंड एनालिसिस सबके पास उपलब्ध है ना? जिनके पास नहीं उपलब्ध है ऑफिस से ले लीजिएगा, ठीक है? पिछले 15-17 साल के क्वेश्चंस भी इसमें मौजूद हैं। अगर आप जाकर के देखें, आप गौर कीजिए, आप लोगों का अब तक पैटर्न क्या रहा है हिस्ट्री पढ़ने का। हिस्ट्री को आपने सबसे लाइटली लिया है? आर्ट वाला कर लिया नहीं, मौर्य कर लिया, मौर्य कला कर लिया, पाल कला कर लिया, पटना कलम कर लिया। उसमें भी 3 को करने की भी फुर्सत नहीं है। क्या करते हैं? मौर्य पूछ दिया तो कैलकुलेट करते हैं, अब तुम नहीं पूछेगा, कौन उतनी मेहनत करेगा, पाल कला और पटना कलम कर लिया जाए, काम हो जाएगा। यही अप्रोच होता है, समझिए। जबकि जाकर के देखें, रिपीटेशन के भी ट्रेंड हैं। दूसरा क्या करते हैं? रिवेलियन एंड रिवोल्ट में 1857 कर लेंगे, संथाल कर लेंगे, मुंडा कर लेंगे, एक क्वेश्चन तो यहां से हो ही जाएगा, ठीक है? नहीं? और अभिमन्यु की तरह आपका भी मानना है, चक्रव्यूह में कितने दरवाजे होते? हाँ, पक्का ना? अब 6 भी होगा तो मेरा क्या जाएगा? तो 6 दरवाजों को तोड़ना तो जानता हूं, 7वां तो तोड़ ही लूंगा। नहीं तो 2 को पकड़ लेंगे तो तीसरा तो लिख ही लेंगे। यही अप्रोच आपका होता। और उस अप्रोचेज में क्या करेंगे? शिक्षा कर लेंगे। अगर पिछले साल नहीं पूछा है तो इस बार तो शिक्षा से, पिछले बार 69वीं में 2-2 क्वेश्चन थे, तो इस बार छोड़ के ही जाइएगा आप। पकिया नहीं? ऊपर से जो है सेपरेट प्रोविंसेज के रूप में बिहार से सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछे जाए। लंबे समय में मैं देख रहा हूं 2 या 3 बार अब तक केवल पूछे गए। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर लिया, सविनय अवज्ञा कर लिया, भारत छोड़ो आजाद दस्ता कर लिया, मान लिया हमारा काम अब हो जाएगा, एक गांधी पर्सनालिटी में देख लिया। तो अगर इस अप्रोचेज के साथ जा रहे हैं तो आपको जबरदस्त झटका लगने जा रहा है। क्योंकि आप गौर करें, पिछली 3 मुख्य परीक्षाओं से बीपीएससी का फोकस 1905 है कि 7 है पहला फेज। देखिए, पक्का ना? समझे? 1905 तक देखिए तो यहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए अप्रोच क्या होता है। आपके अप्रोच और हमारे अप्रोच में क्या अंतर होगा? आप कहेंगे यहां से तो पूछा ही जा रहा है तो 2 काम करेंगे। या तो काम करेंगे कि अब तो यहां से लगातार पूछा जाएगा तो हर साल यहीं से पूछा जाएगा क्या? एक इस अप्रोच के साथ काम करेंगे और दूसरा अप्रोच के साथ काम करेंगे। अच्छा चलो कर लेते हैं नहीं? अरे यहां से पूछा गया तो ये फोकस शिफ्ट करके यहां भी तो आ सकता है नहीं? और जैसे ये फोकस शिफ्ट करके यहां आएगा, आप ध्यान रखें, पेंडोरा बॉक्स ओपन होगा। और पेंडोरा बॉक्स के ओपन होने का मतलब, नंबर 1 बंग भंग, नंबर 2 स्वदेशी आंदोलन। ये सारे शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोल रहा हूं, इसलिए हाथ चलाते रहिए। बंग भंग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नंबर 2 स्वदेशी मूवमेंट, नंबर 3 सूरत विभाजन, सूरत स्पिरिट 1907, नंबर 4 रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, टेररिज्म ने लिख लीजिएगा, न तो सीधे वो टेरर के निशाने पर आप आ जाइएगा। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म पार्ट 1 नहीं। नेक्स्ट अगर मूव करें, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं। अहरार आंदोलन नहीं सुना है ना? नहीं सुना है ना? हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत करती होगी, पीटी में भी। अहरार आंदोलन, गदर आंदोलन,
होम रूल कामागाटा मारू प्रकरण, नहीं। नेक्स्ट मूव करेंगे होम रूल लीग लिख लिया ना, लखनऊ पे एक्ट, बातें स्पष्ट हुई, ठीक है। ये सारे शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अगेन जिस तरह उदारवादियों पर लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया है, नहीं तो उग्रवादी या गर्मपंथी कांग्रेसी जो हैं उनके रणनीति और कार्यक्रमों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता, उदारवादियों और उग्रवादियों के तुलनात्मक विश्लेषण पर भी प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता, नहीं। स्पेशली पर्सनालिटी में अगर आप जाएंगे नहीं तो एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है कांग्रेस आंदोलन के सेकेंड फेज में, लाल बाल पाल, नहीं। तो इस यहां से किसी भी रूप में प्रश्न उठा करके डाला जा सकता है, राष्ट्रीय आंदोलन को रिडिफाइन करने में लाल बाल पाल की क्या भूमिका रही। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें तो ये सेकेंड फेज में लगभग चीजें मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए, गलती से कुछ छूट जाए तो नहीं कर सकता। थर्ड फेज में मूव करेंगे, नहीं। गांधी को गोली मार के खत्म नहीं कर पाए तो गांधी के पुतले को गोली मार के कहां से खत्म कर पाएंगे? तो गांधी के बिना काम नहीं चलेगा, समझे। कितना भी आप ना पसंद करते हो, लेकिन राजघाट पर जाकर के देखो वो वैसे करने से टिकेंगे थोड़े, मार्क्स हो, लेनिन हो, माओ हो, कोई नहीं टिकेंगे गांधी के सामने, ये ध्यान रखिएगा, समझे। भारतीय वामपंथी कहां टिकेंगे? तो गांधी के फेज में आएंगे तो फिर छोटी छोटी चीजों को जब तक पकड़ने वाला अप्रोच नहीं होगा, जब तक पकड़ने वाला अप्रोच नहीं होगा, तो जैसे आप आएंगे तो मान लीजिए कल शॉर्ट नोट्स डाल दिया गया स्थानीय भारत में स्थानीय राजनीति में गांधी का हस्तक्षेप, चंपारण तो पढ़ना ही है आपको, चंपारण के अलावा अहमदाबाद, खेरा, मूव वहां से करें, रौलट एक्ट, नेक्स्ट खिलाफत, और सहयोग ऐसे भी आप करके जाएंगे। बस एक चीज यहां पर सावधानी बरतेंगे, और सहयोग आंदोलन के ठीक पहले भी कांग्रेस विभाजित होती है, एक फैक्शन अलग होता है कांग्रेस से, और असहयोग के आंदोलन के बाद भी विभाजन की परिस्थितियां निर्मित होती, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। वहां से आगे बढ़ेंगे, लेते चले जाएं नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और ये स्पेसिफिक मैं शॉर्ट नोट्स के कंटेक्स्ट में अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वहां से मूव करेंगे, गांधी इरविन सीडीएम करेंगे ही, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट, इधर आ जाएं तो दो टॉपिक और ऐड ऑन करने, नवोदित भारतीय पूंजीपति वर्ग,
इमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास इन इंडिया, और उस इमरजेंस का नेशनल मूवमेंट पर क्या इंपैक्ट रहा है। दूसरा जो है राइज ऑफ लेफ्ट, वामपंथ का उभार, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को किन रूपों में प्रभावित किया है। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अब सीधे आगे बढ़ जाएं, फैजपुर प्रस्ताव, फैजपुर प्रस्ताव। अच्छा, एक मिस कर गया, कराची घोषणा पत्र, मूलाधिकारों पर जो है कराची प्रस्ताव जो 1931 का है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें, त्रिपुरी संकट, ठीक है, और फिर 40 से 47 तक का हर स्टेप पर जो डेवलपमेंट है शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पूरा व्यक्तिगत सत्याग्रह से लेकर के लिनलिथगो के प्रस्ताव से लेकर के 1947 के माउंटबेटन प्लान और उसके बाद देशी रियासतों के एकीकरण तक। बातें स्पष्ट हुई? तो थोड़ा सा इस पर देखें, बार बार एक चीज मैं कह रहा, बहुत नहीं करना है, लेकिन जो भी आपका ग्रुप हो, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना, ठीक है, तो बर्डन आसान हो जाएगा, चीजें आसानी से आपके सामने होगी। शॉर्ट नोट्स को आप मैनेज करने की स्थिति में 5 पॉइंट शॉर्ट नोट्स में चाहिए, लेकिन जबरदस्ती वो स्ट्रेच करके 5 पॉइंट ना बनाया गया हो, यह बात ध्यान रखिएगा। वो सॉलिड 5 पॉइंट होने चाहिए। अब अगर यहां से मूव करें, तो अब मेरी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में मैं पर्सनालिटी बेस्ड जो व्यक्तित्व आधारित प्रश्न हैं, थोड़ा सा अप्रोच हमने हिस्ट्री में इस बार अपना चेंज किया है, और उस चेंज अप्रोच के साथ ही मैं क्रैश कोर्स में भी आऊंगा। जैसे एक जो कंटेक्स्ट हमारा है टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, तो जब मैं आपके साथ भारतीय राष्ट्रवाद की चर्चा करूंगा, ठीक है, तो नेशन और नेशनलिज्म के संदर्भ में गांधी की क्या सोच थी, नेहरू की क्या सोच थी, और टैगोर की क्या सोच थी, उसकी भी चर्चा करूंगा यहीं पर, इसी के साथ कंटिन्यूटी में। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, टॉपिक अगर एजुकेशन पिक कर रहा, तो यहीं पर वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को भी डिस्कस करूंगा, और यहीं से चीजें पिक करते हुए गांधी का जो एजुकेशनल विजन है और टैगोर का जो एजुकेशनल विजन है, आप अगर गौर करें, लास्ट ईयर जो 69th बीपीएससी में एजुकेशन पर प्रश्न क्या पूछा गया है, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 69th बीपीएससी मेंस का। और लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो वेस्टर्न एजुकेशन वाला प्रश्न उठा करके पूछा गया, मॉडर्न एजुकेशन का विकास और उसका जो इम्पैक्ट रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि मॉडर्न एजुकेशन के विकास पर आप सबने लिखा, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन का जो इम्पैक्ट रहा, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, वो सोशल इम्पैक्ट हो, वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, वो रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पैक्ट हो, वो एजुकेशनल इम्पैक्ट हो, उस पर आपने चर्चा नहीं की।
मोस्ट ऑफ द केस में जितनी कॉपियां मैंने देखी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें क्यों इस विजन को पिक किया, तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, जब आप वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की चर्चा करते हैं ना, और ये सेट है, टुकड़ों में करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अभी फुल क्वेश्चन में पूछा गया, हो सकता है इस बार उठा करके शॉर्ट नोट्स में डाल दिया जाए। मेरी बात ध्यान रखें, प्रश्नों की संख्या बढ़ी है और विकल्प सीमित हुए हैं। तो जब प्रश्नों की संख्या बढ़ी है और विकल्प सीमित हुए हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना होगा। तो जब आप वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन को करते हैं तो वो एक टॉपिक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे आप मूव करते हैं तो गांधी और टैगोर की चर्चा करते हैं, तो गांधी और टैगोर में ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन के कंपोनेंट आपको मौजूद दिखाई पड़ेंगे। और इसलिए अगर हम यहां पर ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन की कंटिन्यूटी में वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस के कंटेक्स्ट में हम वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को देखें और फिर जाकर के हम दोनों से लिंक करते हुए गांधी और टैगोर किस तरह से वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन के अल्टरनेटिव मॉडल को लेकर के आते, जिस अल्टरनेटिव मॉडल में जो है ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन के कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तब जाकर के मुकम्मल समझ विकसित होगी, तब जाकर के एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो उस अप्रोच के साथ यहां पर मूव करना होगा। बातें स्पष्ट हुई? अगेन अगर आप यहां से मूव करें, क्योंकि 4 टॉपिक को इस तरीके से कंप्रिहेंसिव अप्रोच के साथ मैं उठाऊंगा, ठीक है। जैसे एक टॉपिक जो है सांप्रदायिकता और विभाजन, और जब इस टॉपिक को उठाऊंगा तो यहीं पर गांधी को भी उठाऊंगा, यहीं पर नेहरू को भी उठाऊंगा। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के इंटर रिलेशन के कंटेक्स्ट में। बातें स्पष्ट हुई? और चौथा टॉपिक जो यहां से पिक करूंगा वह क्या है? वर्ण जाति। नहीं, गांधी आपको पढ़ना है, मेरे ख्याल से प्रश्न भी पूछा गया है। जैसे ये करेंगे, गांधी, भीमराव अंबेडकर, और इन दोनों के कंटेक्स्ट में ऑटोमेटिकली यहां पर पुनः पैक्ट जब भी कर रहे हैं तो इसके कंटेक्स्ट में कीजिए, देखिए एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो यहां हमने किसको पिक किया? यहां हमने टॉपिक को मतलब टॉपिक को पिक किया है जो पर्सनालिटी से कनेक्ट करते हैं। अब अगर यहां से मूव करें तो व्यक्तित्व आधारित प्रश्नों में आप देखेंगे लगातार दायरा बढ़ रहा है। अब बात केवल गांधी, नेहरू, टैगोर तक नहीं है, अब बात केवल गांधी, नेहरू और टैगोर तक नहीं है। अब अगर जाकर के देखें, जेपी पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लोहिया पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सुभाष पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किसान आंदोलन के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो सहजानंद सरस्वती पर पहले भी प्रश्न पूछे जाते रहे।
और अभी तो मुझे लगता है कि किसान सभा आंदोलन पर भी ने एक प्रश्न पूछा गया है नियर। बातें स्पष्ट हुई? ठीक है। तो जब आप इस चीज को कर रहे हैं, और इसीलिए एक तरीका समझें, जब आप यहां पर चंपारण सत्याग्रह कर रहे हैं, कंप्रीहेंसिव अप्रोच का तरीका बतला रहा हूं। जब आप चंपारण सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सीधे पीछे जाकर के कहां से उठावें? किसान विद्रोहों की जो परंपरा है, किसान आंदोलनों की जो परंपरा है, किसान आंदोलनों या विद्रोहों की परंपरा, और जब परंपरा की बात आप कर रहे हैं तो दोनों को कवर करें, क्योंकि ट्राइबल रिवोल्ट भी एक फॉर्म ऑफ क्या है? ट्राइबल रिवोल्ट में भी आप देखेंगे पीजेंट कंसर्न प्राइम में है, तो किसान आंदोलन ट्राइबल कवर में वहां पर हैं, तो उसको भी, और स्पेशली जो विशेष रूप से जो किसान विद्रोह हैं, तो जनजातीय विद्रोहों के संदर्भ में भी उसको देखें, और विशुद्ध किसान आंदोलन जो है, जैसे अगर आप जाकर के देखें, थोड़ा सा 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में चले जाएं, सेकेंड हाफ में अब अगर आप जाएंगे तो आप जाकर के देखें, एक तो इंडिगो रिवोल्ट जहां से प्रश्न पूछा गया है, क्या आपको नहीं लगता कल के डेट में सरदार आंदोलन पर भी प्रश्न उठा करके पूछ दिए जाएं? नहीं, क्योंकि अगर आप देखें संथाल रिवोल्ट को जिस तरीके से क्रश किया गया, उसकी लर्निंग सरदार आंदोलन के काम आती है। वो नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, और उसकी असफलता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा रिवोल्ट होता, वहां पर उसका आधार तैयार होता हुआ आता। तो इस जब लिंकअप में चीजों को ले जाकर के चंपारण सत्याग्रह को देखते, और चंपारण सत्याग्रह के बाद जो एक इंस्टीट्यूशनल बेस तैयार होता है, सहजानंद सरस्वती के रूप में, किसान सभा के रूप में जो इंस्टीट्यूशनल बेस तैयार होता, एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, तो एट द सेम टाइम आप जाकर के देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल बेस ही तैयार नहीं होता, बल्कि इन दोनों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के केंद्र में किसानों को ला करके स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। तो जब उस लार्जर पर्सपेक्टिव से आप चीजों को लिंक करके देखेंगे, जब उस लार्जर पर्सपेक्टिव से चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बातें स्पष्ट हुई? नहीं? और ये चीज ध्यान रखें, जितनी बातें कर रहा, अभी जो 70वीं दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब मोमेंटम चेंज करने में, लेकिन इन द लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, जो आगे देंगे वो इनको ब्रह्म वाक्य की तरह फॉलो करें इस विजन को, और देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो इतने पर्सनालिटी पर तो गांधी, नेहरू, टैगोर के अलावा प्रश्न यहां पर पूछे जा चुके हैं। अगर आप देखें यहां पर जो टच नहीं किया गया है, जिसको नियर फ्यूचर टच किया जा सकता, भीमराव अंबेडकर पर नहीं पूछा गया है, टच किया जा सकता, पटेल पर नहीं पूछा गया है, टच किया जा सकता, भगत सिंह पर नहीं पूछा गया है, टच किया जा सकता। शॉर्ट नोट्स के लिए भी तैयार रहे, फुल क्वेश्चन के लिए भी वहां पर तैयार रहे। देखिए तो लगभग पर्सनालिटी आ गए। ठीक है, अब अगर यहां से आगे बढ़े, लास्ट में
कला। क्या नहीं आ सकता है? एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, स्काई इज द लिमिट। क्यों नहीं आ सकता है ये मुझे बतला दे तो सहूलियत होगी मेरे लिए भी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला ही है, बिहार का चुनाव है ही, रामनाथ ठाकुर जी को मंत्री बना ही दिया गया है, बिहार के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा होगा। और मुझे लगता दो कंटेक्स्ट में ये ध्यान रखेंगे, जब भी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस की चर्चा होगी, जब भी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस की चर्चा होगी, सामाजिक न्याय की राजनीति की चर्चा होगी, कभी भी कर्पूरी ठाकुर के बिना वो चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के पॉलिटिकल जस्टिस की पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस को लेकर के जो कर्पूरी ठाकुर का विजन था, उस विजन में जो इंक्लूसिवनेस दिखाई पड़ता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप चले जाएं, वो इंक्लूसिवनेस कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। केवल कास्ट इक्वेशन नहीं है, जेंडर इक्वेशन भी वहां पर है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी वहां पर स्पेस है। और उतना ही नहीं, आज जो बिहार में आपको दिखाई पड़ता है, नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन में क्लासिफिक सब कैटेगरी दिखाई पड़ता ना, ओबीसी और ईबीसी, ईबीसी है या एमबीसी, ईबीसी का दिखाई पड़ता ना। हाँ, और अगर आप जाकर के देखें, जस्टिस रोहिणी कमीशन यूपी में गठित किया गया था 2017 में, ठीक है, जिसने इस क्लासिफिकेशन की अनुशंसा की, लेकिन बीजेपी और संघ या कोई उसकी, योगी आदित्यनाथ कोई उसकी चर्चा करने के लिए आज तैयार नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं है उस कमीशन का। तो आप इमेजिन करें, इस प्रकार का डिवीजन पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया था 1978 में। नीतीश जी का अपना विजन नहीं है, नीतीश जी कर्पूरी ठाकुर के उस विजन को फॉलो कर रहे हैं। और आज भी अगर आप जाकर के देखें, नेशनल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में उस विजन का अभाव आपको दिखाई पड़ेगा, वो जो इंक्लूसिवनेस था उनके विजन में। तो एक तो इसके कंटेक्स्ट में, दूसरा कर्पूरी ठाकुर की अहमियत एक और कंटेक्स्ट में है। मैंने लिखवाया है, कल के डेट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लिखवाया है ना, उस प्रश्न को डिफरेंट तरीके से भी तो पूछा जा सकता। पता चला शॉर्ट नोट्स डाल दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका। अभी सिलेबस को डिफाइन करने के बाद मैं वहीं लौटूंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका, तो आपको यह बतला दूं, स्वतंत्र भारत में सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जो है, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जो है, वो जमीनी धरातल पर बिहार में पहली बार उतरी है। ठीक है, और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को जमीनी धरातल पर उतारने में कर्पूरी ठाकुर की निर्णायक भूमिका रही है। 1967 की बात मैं कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन आपको 1990 के दशक में दिखाई पड़ता, 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बाद जितने परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते, अगर आप बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो तमाम परिवर्तन 1967 के बाद आपको दिखाई पड़ते। ठीक है, चाहे दलित सीएम के कंटेक्स्ट में बात करें, पिछड़े सीएम के कंटेक्स्ट में बात करें, अति पिछड़े सीएम के कंटेक्स्ट में बात करें, मुस्लिम सीएम के कंटेक्स्ट में बात करें, एक महिला वाले एंगल को छोड़ दें तो मेरी बातें समझे या नहीं? तो ये कभी भी मत सोचे अरे इतनी ही बातें जितनी बतला दी इतने में तो दम निकल जाएगा लिखने में आपको। ये कभी मत ये अप्रोच नहीं रखें कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर ये अप्रोच रखते और वाकई वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तब भी आपको घाटा है, तब भी आपको घाटा है।
क्योंकि निगेट करने का मतलब आप अपनी सोच को रोक दिया। सोच को फैलने देंगे तो कुछ और डायमेंशन की तरफ भी सोच को दिशा मिलेगी, नए आयामों की तरफ चीजें जाएंगी और वहां से चीजों को आप रिकलेक्ट करके आ सकते जो वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा कला वाले पर, समझे? मेरे ख्याल से 20 मिनट या 25 मिनट का रोशन सर का वीडियो है, एक बार उसको देख लीजिएगा। अब आपको मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम से बाहर निकलना होगा, ठीक है? बिहार और बिहार के साथ साथ उत्तर भारतीय कला जो है उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा। एटलीस्ट मथुरा शैली, गांधार शैली, टेम्पल आर्ट वाला जो डायमेंशन है, केव आर्ट पर तो लगातार प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। बातें स्पष्ट हुई? एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। दोनों कंटेक्स्ट में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना। अब देखिए सब भुला गए आप, समझे, से 1935 तक। अब देखिए लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 1861 का भारत शासन अधिनियम पर प्रश्न पूछा गया, 58 का शॉर्ट आंसर के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में नहीं, 68वीं में, 69वीं में 1892 के अधिनियम के बारे में पूछा गया। हो सकता है इस बार 1909 के अधिनियम के बारे में पूछ दिया जाए, 19 के बारे में पूछ दिया जाए, 35 के बारे में पूछ दिया जाए। जब तक प्रश्न को विजुअलाइज आप नहीं करेंगे तब तक प्रश्न के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। मेरी इस बात को ध्यान में रखें। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? ठीक है, ये मत सोच करके चलिएगा कि ये चीज नहीं पूछा जाएगा। अब जिस डायमेंशन को मैं पिक कर रहा हूं वो है शॉर्ट नोट्स। देखिए, शॉर्ट नोट्स के कंटेक्स्ट में जो बातें मैं कहना चाहता हूं वो 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो आप देखेंगे 7 to 8 मार्क्स के होते, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखें इसके लिए आपके पास 4 to 4.5 मिनट। जस्ट बिलीव, इससे ज्यादा समय देंगे आप घाटे में रहेंगे। हर हालत में आपको 4 से 4.5 मिनट में फिनिश करना है, ठीक है? तीसरी चीज जो इसमें मैं कहना चाहता, मैक्सिमम इसके लिए आपके पास है 90 प्लस माइनस शब्द। ठीक है?
अब शॉर्ट नोट्स दो प्रकार के होंगे। एक शॉर्ट नोट्स होगा ओपन एंडेड और दूसरा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? जैसे ओपन एंडेड जो शॉर्ट नोट्स होते, इनकी खासियतें ये देखने में आसान, इस बार पीटी का पेपर कैसा लगा था ना? बड़े धड़ल्ले से मैं सुनता था, बच्चे री एग्जाम कैंसिल की बात करते हुए कहते थे कि हम लोगों ने यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से तैयारी की और पता चला वहाँ पर नहीं तैयारी की गई फास्ट पिच के हिसाब से और टर्निंग विकेट थमा दिया गया। नहीं, यही ना शिकायत थी। और फ्रैंकली अगर पूछे तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जिसने यूपीएससी के हिसाब से तैयारी की है उस पेपर में ऐसा क्या था कि 95 के स्कोर तक नहीं पहुंचा जा सकता था। और जिनका स्कोर नहीं पहुंचा है, आप पेपर पलटे आप देखें, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। आपने जानते हुए गलतियां की हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा, समझ। जैसे आजकल चर्चा चल रही है ना, पाकिस्तान बाहर हो गया तो क्या कहा, भारत को फायदा मिला कि वो एक ही जगह खेल रहा है, एक ही ट्रैक पर खेल रहा है। नहीं तो इसको कहते हैं नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। नहीं, वही फायदा मिलना होता तो वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत हार क्यों गया? उसको तो जीतना चाहिए था, अपना ट्रैक था, अपने हिसाब से करवाता। नहीं, वहां पर किसी से पूछना पड़ता है। आईसीसी में भी अपनी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है वाली, क्या दिक्कत थी? तो इस चीज को समझे। तो ये देखने में आसान होते हैं, और जो चीजें देखने में आसान होती ना, रियल सेंस में आसान नहीं होती। इनको लिखना बहुत मुश्किल होता। नहीं, जैसे यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर शॉर्ट नोट्स पूछा गया संथाल विद्रोह, अठारह 1855-56, तो कोई है जो 100 शब्द इस पर नहीं लिख सकते हैं? बतलाइए। और हो सकता है किसी को एक भी नंबर आएगा और किसी को 4.5-5 नंबर भी आ जाए। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन इसको लिखना आसान नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, केप पेंटिंग पर प्रश्न पूछा गया, क्लोज एंडेड, इनकी खासियत क्या होती? देखने में मुश्किल, लिखने में आसान। शर्त इसकी एक ही है, जानते हो।
ये शर्त है, इसमें जानते हुए भी लिखना मुश्किल है, इसमें जानते हुए भी लिखना मुश्किल है, लेकिन यहां पर अगर आप जानते हैं तो यहां पर लिखना कंपैरेटिवली आसान है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, केव पेंटिंग पर प्रश्न पूछा गया, केव पेंटिंग का तो दायरा बहुत विस्तृत हो सकता है, लेकिन उसको क्या किया गया, नहीं तो उसको डायरेक्ट और रेस्ट्रिक्ट किया गया। एंशिएंट इंडिया के कंटेक्स्ट में ही चर्चा करनी है, मिडिवल और मॉडर्न की नहीं। और एंशिएंट इंडिया में भी किसके कंटेक्स्ट की चर्चा करनी है, पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत का मतलब क्या हो गया, बिहार और उसके आसपास का इलाका। अब बातें समझ में आई। तो अगर इस तरह के प्रश्न क्लोज इंडेड प्रश्न हैं तो उनको टैकल करना कंपैरेटिवली आसान होता है ओपन इंडेड प्रश्नों की तुलना में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओपन इंडेड प्रश्नों में समस्या यह आती, अब संथाल विद्रोह के बारे में आप कारण लिखेंगे, आप परिणाम लिखेंगे, आप प्रकृति लिखेंगे, आप महत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है। अब एक दो चीज यहां पर मैं पिछले अनुभवों से जो हमने लेसन लिया है उसके कंटेक्स्ट में मैं चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यह लगता है कि स्पेशली अगर ट्राइबल रिवोल्ट में संथाल और मुंडा पर बात करूं तो संथाल और मुंडा पर मतलब हमारे क्लास में जो डिस्कशन होता है वो काफ़ी एडवांस होता है, काफ़ी एडवांस की बात कर रहा हूँ, समझिए, जिसका संबंध मेरे अपने नेचर टेम्परामेंट से जाकर के जुड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, और ये शीतल तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में जो है वहाँ पर अप्रोचेज में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं जो चीज़ महसूस कर रहा हूँ उसके मार्किंग पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि उसमें हुआ यह, लिखी आपने बहुत सारी बातें, ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा गया, ठीक है, लेकिन पॉपुलर मार्केट में जो पॉपुलर, यहाँ के चेक करने वाले भी कैसे हैं, भगवान मालिक हैं, ठीक है, यहाँ के मार्केट में जो पॉपुलर मटेरियल उपलब्ध हैं, ठीक है, जो आपने लिखा उस पॉपुलर मटेरियल से कंप्लीट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर चीज़ें चली गई। ऐसा हुआ, ये महसूस किया, और मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स में इस चीज़ ने मार्किंग को प्रभावित किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने अप्रोचेज को वहां पर थोड़ा सा चेंज करना है, छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना है। और थोड़ा सा चेंज ये करना है कि हम वहां पर जो है, जो टेक्निकल टर्म यूज करके आगे बढ़ते हैं, उस टेक्निकल टर्म को यूज करके आगे बढ़ने की बजाय उस टेक्निकल टर्म के जो जनरल सेंस हैं, थोड़े से शब्द ज़्यादा खर्च होंगे,
उस जनरल सेंस को हम वहाँ पर लागे ताकि उनको ये लगे कि ये लड़का भी या ये स्टूडेंट भी जो है ये चीज़ें लिख रहा है, जान रहा है। थोड़ा सा वहाँ पर मैंने चेंज की आवश्यकता महसूस की। रेस्ट लिखनी तो हर बात है। और एक और चीज़ ध्यान रखें, बार बार मैं कहता हूँ, अचार जो है, पिकल्स जो है या चटनी, पिकल्स और चटनी का चटनी की तरह ही इस्तेमाल करना है, समझे? मोना की तरह भोजन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है कि उसी को भोजन बना लिया, 4 गो अचार ही खा लिए, समझे? इस चीज को ध्यान में रखिएगा, समझे? चटनी की तरह इस्तेमाल करना है, समझे? तो इससे क्या होगा कि जो जनरल एक्सपेक्टेशन है वो चीज़ें भी मौजूद रहेंगी और वैल्यू एडिशन के कंपोनेंट भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहाँ पर आप बेहतर स्कोर करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि इस बार अगर मुझसे पूछें तो इसको एक बड़े चैलेंज के रूप में हमने लिया है, हिस्ट्री के स्कोर को बड़े चैलेंज, क्योंकि पेपर 2 हमेशा मैं कंप्रीहेंसिवली करवाता रहा, पेपर 2 में कभी समस्या नहीं रही है, और अगर वो समस्या आती है तो अब बच्चों के फ्रंट पर आती है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो सिचुएशन मैंने हिस्ट्री में मार्किंग पैटर्न बीपीएससी का देखा, जिस तरह से मार्किंग की गई कई बच्चों की, तो उसको हमने चैलेंज के रूप में लिया है और उसी के कंटेक्स्ट में सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ आपके आगे के 9-10 दिनों तक मैं आने वाला हूँ। मेरी बातें स्पष्ट हुई? तो ये एक ओवरऑल एक अप्रोचेज आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया, ठीक है। आज यहीं पर छोड़ूंगा। कल जो टॉपिक मैं पिक करूंगा, एक तो रिवेलियन एंड रिवोल्ट हमने मेंशन किया था, तो कल तीनों रिवोल्ट को हम कवर करेंगे और हमारी कोशिश होगी 3 स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म वाला जो है उस टॉपिक को भी हम कल कवर करें, ठीक है। पहले 3 स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म और उससे जुड़े हुए जो मसले हैं उनको कवर करूंगा, फिर हम इस पर आएंगे ताकि एक कंटिन्यूटी एंड चेंजेज रहे। ओके, थैंक यू।